गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑपरेटर्स का टॉपिक कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने सारी कैटेगरीज देखी थी। सिर्फ 2 कैटेगरीज जो हैं वो हमारी बाकी है, दैट इज मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी, जिन्हें हम डेटा टाइप्स के बाद कवर करेंगे। तो अभी तक के ऑपरेटर्स में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है? ऑल राइट, मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा डेटा टाइप्स। जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर हम किसी भी तरीके की वैल्यू असाइन करवाते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि हम मेमोरी में जब किसी भी तरीके की वैल्यू क्रिएट करवाते हैं, तो हमारी वैल्यू का जो टाइप होता है वही कहलाता है डेटा टाइप्स। अब पाइथन के अंदर जो डेटा टाइप्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट हर लैंग्वेज में डेटा टाइप इंपॉर्टेंट ही होता है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? जब भी हम किसी तरीके का प्रोग्राम क्रिएट करते हैं या फिर हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हम कुछ वर्किंग कर रहे हैं, तो हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम किस टाइप की वैल्यूज को काम में ले रहे हैं। अगर हमें वो पता नहीं होगा तो हम डेटा को सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, और अगर डेटा सही तरीके से सही फॉर्मेट के अंदर प्रोसेस नहीं होगा तो हमारे पास पे काफी ज्यादा एरर्स आ सकती है। तो यहाँ पे पाइथन के अंदर भी हमारे पास में जो डेटा टाइप्स है उन्हें 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, बिल्ट इन डेटा टाइप्स और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। अब बिल्ट इन डेटा टाइप्स का मतलब ऐसे डेटा टाइप्स जो प्री डिफाइंड है, जो पाइथन हमें प्रोवाइड कर रहा है, जिन्हें आप प्री डिफाइंड या फंडामेंटल भी कह सकते हो। सेकेंड जो कैटेगरी है हमारी, दैट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। वो ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे प्रोग्रामर अपने अकॉर्डिंग डेटा टाइप्स की फंक्शनैलिटी को डिफाइन करता है। अब यूजर डिफाइन कैटेगरी के अंदर हमारे पास में क्लास और मॉड्यूल जैसे कंसेप्ट आएंगे, जो हम आगे आने वाले सेशंस में कवर करने वाले हैं। करंटली जो हमारा मेन एरिया ऑफ एक्सपर्टीज रहने वाला है वो है बिल्ट इन डेटा टाइप्स। अब यहाँ पे पाइथन के अंदर जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स है उन्हें भी फर्दर 5 कैटेगरी के अंदर, 5 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो टाइप है हमारे पास में, दैट इज नन टाइप। अब यहाँ पे नन टाइप का वेरिएबल हमारे पास में एक ऐसे टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर किसी भी तरीके की लॉजिकल वैल्यू नहीं होती है। मतलब हमने एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, किसी भी तरीके की लॉजिकल वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे इस नन टाइप का वेरिएबल क्रिएट करने का सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। वेरिएबल तो हम वैसे ही क्रिएट करेंगे जैसे कि हम क्रिएट करते हैं, बस यहाँ पे जो नन है इट इज अ प्री डिफाइंड कीवर्ड। तो यहाँ पे नन को यूज करने का सिंटेक्स, नन का जो कैपिटल फर्स्ट लेटर है एन विच इज कैपिटल, और बाकी सारे लेटर्स को हमें स्मॉल रखना होता है। अब ये जो नन टाइप है ये एक्चुअली में काम कहाँ आता है? इसे हम मोस्ट प्रोबेबली फंक्शंस या फिर क्लासेस के अंदर काम में लेते हैं। अब वहां पे इन्हें कैसे काम में लिया जाता है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई ऐसा फंक्शन क्रिएट किया है जो कि यूजर डिपेंडेंट फंक्शन है, मतलब यूजर इनपुट देगा और उसके बेस पे हमें कैलकुलेशंस करवानी। अब अगर यूजर ने कोई लॉजिकल वैल्यू दी है, कोई इंटीजर वैल्यू पास करी है, तो मैं उस पे कैलकुलेशन करवाना चाहती हूँ। और अगर यूजर ने मुझे किसी भी तरीके की वैल्यू पास नहीं करी है, तो उस केस में मैं एक सिंपली मैसेज प्रिंट करवा दूंगी। तो यहाँ पे जब हम फंक्शंस क्रिएट करेंगे, तो फंक्शन को क्रिएट करते टाइम जो हम वेरिएबल की लिस्ट प्रोवाइड करते हैं ना, तो उस वेरिएबल में हम बाय डिफॉल्ट नन असाइन करवा देंगे। अब अगर यूजर फंक्शन को कॉल करते टाइम कोई वैल्यू पास करता है, तो जो हमारा नन है वो ओवरराइट हो जाएगा और वेरिएबल के अंदर लॉजिकली करेक्ट वैल्यू आ जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपने फंक्शन के अंदर चेक कर सकते हैं कि वेरिएबल के अंदर अभी भी नन ही है, तो सिंपली मैसेज प्रिंट करवा दो। तो यहाँ पे नन का सिंपली मतलब इतना सा होता है, एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, किसी भी तरीके की वैल्यू नहीं है। अब ये वर्किंग हम इम्प्लीमेंट करेंगे जब हम क्लासेस पे आएंगे और फंक्शंस पे आएंगी। अभी के लिए आप सिर्फ नन को ऐसा समझो, ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, इट इज एम्प्टी, दैट इज नन टाइप वेरिएबल। फर्स्ट टाइप, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि है हमारे पास में न्यूमेरिक टाइप। अब यहाँ पे न्यूमेरिक टाइप का सिंपली मतलब इतना सा है कि हम नंबर्स को यूज करके वर्किंग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब पाइथन के अंदर जो न्यूमेरिक टाइप है उसे 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, दैट इज इंट, फ्लोट,
कॉम्प्लेक्स एंड बुल। अब यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इंट। इंट का सिंपली मतलब है ये एक इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटीजर मतलब यानी कि ऐसे नंबर्स जिसमें किसी भी तरीके का डेसिमल पार्ट नहीं होता है, फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता है, हमारे पास में सिंपली पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होल नंबर्स होंगे, वो कहलाते हैं हमारे इंट टाइप का वैल्यूज। और जब हम उनको किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करवाएंगे तो वो कहलाएंगे हमारे इंट टाइप के वेरिएबल्स। अब यहाँ पे अगर हम सी और पाइथन के अंदर कंपैरिजन करते हैं, तो अगर मैं सी लैंग्वेज के अंदर इंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है इंट नम सेमीकोलन, राइट, तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमने पहले से ही बता दिया है कि हम इन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं, मतलब हमारी मेमोरी के अंदर या तो 2 बाइट्स स्टोर किया जाएगा या फिर 4 बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम की जाएगी, सॉरी स्टोर नहीं, कंज्यूम की जाएगी हमारी मेमोरी, और वो फिक्स है। इनके केस में डिपेंडिंग अपॉन आप क्या काम में ले रहे हो, 32 बिट या 64 बिट, उतनी मेमोरी वो ऑक्यूपाई करेगा। अब यहाँ पे हम जो वैल्यू स्टोर करवाएंगे उस इंट नम नाम के वेरिएबल के अंदर, उसकी रेंज भी हमारी फिक्स होती है, दैट इज -32,768 से लेके प्लस 32,767 तक। इससे ज्यादा वैल्यू अगर आप 33,000 दे देते हो तो फिर वो नेगेटिव में चला जाता है, और अगर आपने और भी कई ज्यादा बड़ी वैल्यू दे दी है तो फिर आपका जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाता है। सी के साथ में हमारे पास में ये रिस्ट्रिक्शंस होती है, और वो रिस्ट्रिक्शंस इसी वजह से है क्योंकि वो मेमोरी कम ऑक्यूपाई करना है, 2 बाइट्स या 4 बाइट्स ही है, अगर वो ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करे तो वो ज्यादा बड़ी वैल्यू अपने अंदर स्टोर कर पाएगा। लेकिन पाइथन के अंदर हमारे पास में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, और ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है ए नाम का। अब उस ए नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने सिंपल वैल्यू असाइन करवाई है, दैट इज 20। अब अगर मुझे इस वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो सिंपली हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करती हूँ बी नाम का, और इसके अंदर हम थोड़ी बड़ी वैल्यू स्टोर करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 98,432। अब अगर मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को भी प्रिंट करवाना चाहती हूँ, सिंपली मुझे बी लिखना है और एंटर प्रेस करना है। फिर से हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, या फिर एक काम करते हैं किसी अरिथमेटिक ऑपरेटर को काम में ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है 2 रेज़ टू द पावर 1000, राइट। अब यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर कैलकुलेट किया जाएगा और सी के अंदर वो असाइन हो जाएगा। अब पावर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, तो मैंने इसी को ही काम में लिया है। अब इस सी वेरिएबल की वैल्यू को भी प्रिंट करवाने के लिए सिंपली मैंने सी टाइप किया और एंटर प्रेस किया, तो हमारे पास में इतनी बड़ी वैल्यू आई है, इसे तो मैं रीड भी नहीं कर पाऊंगी ढंग से। अब आप खुद देखिए, हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, और तीनों जो वेरिएबल है उनकी वैल्यूज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक सिंपल 20 है, एक हमने थाउजेंड्स के अंदर स्टोर किया है, और एक हमारे पास में बहुत ही बड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड से वैल्यू है जिसको रीड कर पाना मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे जो हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, या अगर हम वैल्यू की बात करते हैं, तो पाइथन के अंदर हमारे पास में इंट के केस में किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लिमिट नहीं है। हम जितनी बड़ी वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं हम उतनी बड़ी वैल्यू यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास में किसी भी तरीके का लिमिट नहीं है, किसी भी तरीके की रेंज नहीं है कि सिर्फ 32,000 तक ही होगा या सिर्फ 65,000 तक ही होगा। यहाँ पे आप जितनी बड़ी वैल्यू चाहे उतनी बड़ी वैल्यू स्टोर करवा सकते हो, एक तरीके से ये अनलिमिटेड। अब यहाँ पे ये तो एक डिफरेंस था। दूसरी चीज आती है यहाँ पे मेमोरी के कंजम्पशन पे। अगर हम सी की बात करते हैं तो वहाँ पे हम पहले से बताते हैं कि हमने इन टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है, तो वो उसके अकॉर्डिंग मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, 2 बाइट्स या 4 बाइट्स। लेकिन अगर हम पाइथन की बात करते हैं तो यहाँ पे पहले वेरिएबल का नाम नहीं आता एग्जिस्टेंस में, पहले वैल्यू आती है एग्जिस्टेंस में। तो आपकी वैल्यू जितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगी उतना यहाँ पे फिक्स होगा, उतनी बाइट से कंज्यूम करेगा। तो पाइथन में मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि अगर मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है तो वो 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा या वो 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू। जितनी बड़ी आपकी वैल्यू होगी उतनी बड़ी मेमोरी कंज्यूम की जाएगी, उतने ज्यादा बाइट्स कंज्यूम किए जाएंगे। तो यहाँ पे इंटीजर जो पाइथन में है और इंटीजर जो सी में है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक और चीज है, यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ इंट टाइप होता है, यहाँ पे किसी भी तरीके का साइंड, अनसाइंड या लॉन्ग जैसा कंसेप्ट हमारे पास में फॉलो नहीं किया जाता।
सिंपल हमारे पास में एक ही कैटेगरी होती है, दैट इज इंट कैटेगरी, जिसमें हम पॉजिटिव या नेगेटिव होल नंबर्स को स्टोर करवाते हैं और वो कितनी भी बड़ी वैल्यू हो सकती है, जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी ज्यादा मेमोरी ये कंज्यूम करेगा। So that was all about int data type. इस int data type में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है? All right, moving on with the next type, जो कि है हमारे पास में float. नेक्स्ट जो डेटा टाइप है हमारे पास में दैट इज फ्लोटिंग टाइप। अब यहाँ पे जो भी हमारे पास में नंबर्स है वो उनमें किसी ना किसी तरीके का डेसिमल पार्ट प्रेजेंट होगा और यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में सिर्फ एक ही कैटेगरी है, दैट इज फ्लोट। यहाँ पे डबल जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है, जैसे कि इंट के केस में हमारे पास में लॉन्ग अनसाइंड साइन नहीं है, उसी तरीके से फ्लोट के अंदर भी हमारे पास में डबल जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। हम जितनी बड़ी वैल्यू चाहें उतनी बड़ी वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर असाइन करवा सकते हैं। अब उसमें अगर वो डेसिमल पार्ट कंटेन करता है तो वो कहलाएगा हमारा फ्लोटिंग पॉइंट। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट किया है एक्स नाम का, जिसमें मैंने 2.345 वैल्यू स्टोर करवाई है। सिंपल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है और इस एक्स को मैंने प्रिंट भी करवाया है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन क्रिएट करूं जहाँ पे मैंने लिखा है 2.555 E3, अब यहाँ पे जो इस तरीके की एक्सप्रेशन होती है पाइथन के अंदर, तो ये क्या करता है ऑटोमेटिकली जो ये ई है ना, इसको 10 रेज़ टू द पावर में कंसिडर कर लेता है। मतलब जो हमारा ये वैल्यू है दैट इज 2.555 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3। तो जब आप इस y की वैल्यू को प्रिंट करवाओगे तो आपके पास में कुछ इस तरीके का आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर 3 है तो ऑटोमेटिकली जो 3 पोजीशंस है डेसिमल की वो शिफ्ट हो जाएंगी और हमारे पास में इस तरीके का आउटपुट आएगा। तो इनकेस अगर आपके पास में कुछ इस तरीके की एक्सप्रेशन आती है जहाँ पे ई का में लिया गया है तो ऑटोमेटिकली जो पाइथन है वो उसे 10 रेज़ टू द पावर के अंदर कंसिडर करता है। अब यहाँ पे ये क्योंकि डेसिमल के फॉर्मेट के अंदर है तो ये हमारी चाहे वैल्यू कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, इन सब को हम फ्लोट कैटेगरी के अंदर ही कंसिडर करते हैं। तो दैट वाज आवर फ्लोटिंग टाइप। नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारे पास में न्यूमेरिक के अंदर दैट इज कॉम्प्लेक्स टाइप। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के बारे में। अब यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है, हम इन्हें साइंटिफिक कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो वहां पे हम इस कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को काम में लेते हैं, या फिर हम कोई ऐसे तरीके का प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो कि मैथमेटिकल अप्रोच को फॉलो करता है, उस केसेस में हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को काम में लेते हैं। नॉर्मली हम जो वर्किंग करने वाले हैं वहां पे हम इस डेटा टाइप को काम में नहीं लेने वाले। अब इसका जो सिंटेक्स है, कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यूज जब हम वेरिएबल के अंदर असाइन करवाते हैं तो उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है a प्लस बी ऑफ j। अब यहाँ पे a और b जो है ये हमारी फ्लोटिंग टाइप की वैल्यूज होती हैं नॉर्मल केसेस में, पर आप इसे इंटीजर टाइप की वैल्यूज के तौर पे भी काम में ले सकते हो। अब ये जो j सिंबल है हमारा, ये स्क्वायर रूट होता है -1 का, कंप्लीटली मैथमेटिकल टर्म है ये, तो हम बहुत ज्यादा डेप्थ में इसको क्रिएट नहीं देखने नहीं वाले हैं। हम इसका सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल एडिशन करवाने का। सपोजिटली मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है x, जहाँ पे मैंने लिखा है 3 + 5 और 5.0 ऑफ j। ठीक है, नेक्स्ट मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया है जहाँ पे मैंने लिखा है 4.3 + 2.7 ऑफ j। अब मैं यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज है उनका एडिशन करवाना चाहती हूँ, तो सिंपली हम x + y लिख सकते हैं। अब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है दैट इज a वाली, उनका एडिशन हो चुका है एंड सेम गोज फॉर द b टर्म। तो 7.3 + 7.7 j कंप्लीटली मैथमेटिकल कंसेप्ट है ये, तो अगर साइंटिफिक कैलकुलेशंस है या मैथमेटिकल बेस्ड हमारा कोई प्रोजेक्ट है तो वहां पे हम इस कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को काम में लेते हैं, जहाँ पे नॉर्मल एक्सप्रेशंस हमारी i और j के टर्म्स में ही चलती है, लेकिन पाइथन के अंदर सिर्फ j सपोर्टेड है तो ये इसलिए इसी फॉर्मेट को लेके कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। तो दैट वाज कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। अब लास्ट जो डेटा टाइप है हमारा न्यूमेरिक की कैटेगरी में दैट इज बूल डेटा टाइप। अब यहाँ पे बूल का मतलब है बुलियन वैल्यूज, और जैसे कि हमने बिटवाइज की कैटेगरी के अंदर देखा था हमारे पास दो तरीके के बुलियन वैल्यूज होती हैं,
ट्रू एंड फॉल्स। अब पाइथन जो है वो ट्रू को इंटरनली 1 के तौर पे ट्रीट करता है और जो फॉल्स है उसको इंटरनली 0 के तौर पे ट्रीट करता है। तो अब अगर हम यहाँ पे इस ट्रू और फॉल्स को काम में लेके किसी भी तरीके की अरिथमेटिक ऑपरेशंस अगर परफॉर्म करवाएं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रू प्लस ट्रू, तो इंटरनली पाइथन ट्रू को क्या मानता है 1, तो ये भी 1 और सेकंड वाला भी 1, तो 1 + 1 हमारा आउटपुट क्या आएगा 2। तो यहाँ पे आप इन बुलियन वैल्यूज को काम में लेके कुछ इस तरीके की अरिथमेटिक कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो। सिमिलरली अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैं लिखूं ट्रू माइनस फॉल्स, तो यहाँ पे जो हमारा ट्रू है इट स्टैंड्स फॉर 1 और जो फॉल्स है इट स्टैंड्स फॉर 0, तो 1 - 0 आ जाएगा हमारा आउटपुट 1। so that is boolean type in numeric category। अब यहाँ पे आज हम 2 ही डेटा टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आगे की जो कैटेगरी है हमारी वो बहुत ज्यादा बड़ी है और उसमें थोड़ी अलग टर्म्स आएंगी। एक बार आप लोग इन डेटा टाइप्स के एग्जांपल्स खुद से इम्प्लीमेंट करके देख लेना। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वील डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास।